स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और निरंतर पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको शेयर जरूर करें। बीपीएससी के स्टेट की परीक्षा का तारीखें जो है वो घोषित हैं और परीक्षाएं 20 तारीख से शुरू हो गई हैं। और हिंदी विषय से जिन बच्चों ने स्टेट की परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, तथा साथ ही आगामी महीनों में यूपीपी की परीक्षा होने वाली है और बहुत सारी एक दिवसीय परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो यदि आप मेरी वीडियो को, जो पिछली मेरी वीडियो है अगर देखें, अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें संधि नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें संधि नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों शब्द, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शन में से किसमें संधि नहीं है। सत्याग्रह में नहीं है, दीपावली में नहीं है, रेखांकित में नहीं है, घुड़सवार में नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें किसमें संधि नहीं है। तो देखो बच्चों, सत्याग्रह में संधि हो जाएगी, सत्यधन आग्रह होगा तो सत्याग्रह हो जाएगा, इसमें भी संधि होगी। दीप धन अवली होता है, संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि होगी, रेखांकित में भी संधि हो जाएगी, रेखा और अंकित से संधि बनेगी, इसमें भी जो है दीर्घ स्वर संधि बनेगी। लेकिन घुड़सवार में संधि नहीं बनेगा, बल्कि घुड़सवार में समास बनेगा। घोड़ा और सवार से मिल करके समास बनता है। तो इसलिए जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पहले का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा वाक्य है जो विराम चिन्हों से युक्त है। पहला कह रहा है कि नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा कह रहा है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तीसरे में है नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चौथे में है नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं वो किस ऑप्शन में सबसे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आपको इसका उत्तर देना है। तो देखो बच्चों, जो दूसरे का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, जो कि इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब किसी भी व्यक्ति के कथन को लिखा जाता है तो उसको जो है दोहरे उद्धरण में लिखा जाता है। कितने उद्धरण में? दोहरे उद्धरण में लिखा जाता है। इस डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है अगुआ का पर्यायवाची शब्द क्या है। कह रहा है कि अगुआ का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्र है, अग्रणी है, बंधुआ है या पुरुषत्वात है। आपको ये बताना है कि अगुआ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगुआ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है अग्रणी होता है। अग्रणी कह सकते हैं आप, अगाड़ी कह सकते हैं आप, मुखिया कह सकते हैं आप, नेता कह सकते हैं आप, प्रधान कह सकते हैं, तो आप सरदार कह सकते हैं। तो ये अगुआ के क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची हो जाते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि अश्व का पर्यायवाची क्या है। घोटक है, अनंत है, सुरपति है या निशाचर है। तो आपको अश्व का पर्यायवाची बताना है। घोटक होता है, अनंत होता है, सुरपति होता है या निशाचर होता है। तो देखो बच्चों, अश्व का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होगा? वो घोटक हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। घोटक कह लीजिए, घोड़ा कह लीजिए, तुरंग कह लीजिए, हरि कह लीजिए, है कह लीजिए, आपको जो कहना है कह सकते हैं। कई सारे, बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। सुरपति इंद्र का होता है और निशाचर आप जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है। तो चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्या कह रहा है। कह रहा है अधीर का पर्यायवाची क्या होगा। कह रहा है कि अधीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको बताना है कि अधीर का पर्यायवाची क्या होगा। सुधीर होगा, गंभीर होगा, व्यग्र होगा या उज्बक होगा। तो आपको बताना है कि अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखो बच्चों, अधीर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा व्यग्र हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें का कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं छठवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि अवनति का पर्यायवाची क्या है। आपको बताना है कि अवनति का पर्यायवाची क्या होता है। उन्नति होगा, अपकर्ष होगा, अटकल होगा या उत्कर्ष होगा। तो आपको बताना है कि अवनति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखो बच्चों, अवनति का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? अधोगति कह सकते हैं, ह्रास कह सकते हैं, पतन कह सकते हैं, गिरावट कह सकते हैं, उतार कह सकते हैं। ये सभी के सभी जो है अवनति के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए
सातवें में क्या कह रहा है? कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अनूठा होता है, अविचल होता है, अनुवर्तन होता है या अहमक होता है। तो आपको अनुपम का पर्यायवाची बताना है। तो सातवें का उत्तर करना है कि सातवें का उत्तर क्या होगा? तो देखो बच्चों, अनुपम का जो पर्यायवाची होगा इसमें वो होगा अनूठा। क्या होगा? अनूठा होगा। आप अप्रतिम भी कह सकते हो और तुलनीय भी कह सकते हो। तो अप्रतिम भी होता है, अतुलनीय भी होता है, अनूठा भी होता है। तो ये अनुपम के पर्यायवाची होते हैं। और अहमक जो इसमें शब्द लिखा है उसका मतलब मूर्ख होता है। अनुवर्तन का मतलब जो अनुकरण करता है उसको कहते हैं अनुवर्तन करना या अनुकरण करना कहते हैं। चलो आठवां देखो क्या कह रहा है? कह रहा है आंख में धूल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कह रहा है आंख में धूल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए विश्वास अर्जित करना, बी धोखा देना, सी साथ देना और डी प्रेम करना। तो आपको ये बताना है कि आंख में धूल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखो बच्चों, आंख में धूल डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आठवें का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आग बबूला होना का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि आग बबूला होना का अर्थ क्या है? ए प्रसन्न होना, बी बहुत क्रोधित होना, सी आग पर चलना और डी निराश होना। तो आपको बताना है कि आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आग बबूला मतलब होता है बहुत क्रोधित होना होता है। नहीं कहते हैं ना कि अरे आज तो पिताजी एकदम आग बबूला हो गए हैं किसी काम को लेकर के। तो बहुत क्या होना? क्रोधित होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 10वां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे आग लगाकर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? कह रहे आग लगाकर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको इसका अर्थ बताना है झगड़ा उत्पन्न कर अलग होना, चोरी करके प्रसन्न होना, माल बेचकर खुश होना या चोर को पकड़वा कर प्रसन्न होना। तो आपको बताना है कि आग लगाकर तमाशा देखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का अर्थ होता है झगड़ा उत्पन्न कर अलग होना, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो 10वें का कौन सही होता है? तो 10वें का हो जाएगा पहला वाला। चलिए इसके बाद आते हैं 11 नंबर पर। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आसमान सिर पर उठाना। सवाल यह है आसमान पर क्या उठाना? सिर उठाना। ए है शांत रहना, बी है बहुत हो हल्ला मचाना, सी है बहुत प्रयास करना और डी कह रहा है बलशाली होना। तो आपको बताना है कि आसमान सिर पर उठाना इसका अर्थ क्या होगा। शांत रहना होगा, बहुत हो हल्ला मचाना होगा, बहुत प्रयास करना होगा या बलशाली होना। तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हो हल्ला करना, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है 12 में। कह रहा है कि छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? कह रहा है कि छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहा जाता है। ए 10 वर्णों के समूह को, बी कह रहा है ल और ग वर्ण को, सी कह रहा है 8 वर्णों के समूह को और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि छंद शास्त्र में दशाक्षर क्या होता है। तो देखो बच्चों, छंद शास्त्र में जो दशाक्षर होता है ना, वो ल और ग को कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ल और ग वर्ण को कैसे कहा जाता है। तो देखो बच्चों, जब आप जो है ना, जब आप वर्णिक छंद का सूत्र लिखते हो क्या, य मा ता राज राज भा न भा और ये न है भान स ल और अंत में गा। तो जब इसको आप काउंट करोगे तो ल नवा और ग दसा होता है। य म त र ज भ न स, ये 8 वर्ण हो गए। और नवा और 10वां ये जो ल ग होता है, इसी को छंद शास्त्र में क्या कहते हैं? दक्षाक्षर कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 13 में क्या कह रहा है कि चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं। छंद किस प्रकार के नहीं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ये बताना है कि छंद जो है वो कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार के नहीं, कितने प्रकार के हैं। तो देखो बच्चों, मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के हैं ये बताना है। सम और विषम होता है, सम विषम और अर्धसम होता है, मुक्त और मात्रिक होता है, साधारण और दंडक होता है। तो देखो बच्चों, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम विषम और अर्धसम। अर्थात आप कह सकते हो कि सम, अर्धसम और विषम, ये 3 तरह के छंद जो है वो मात्रा, यति और गति के आधार पर होते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है।
कह रहा है कि वंतस्थ छंद क्या है? आपको बताना है कि वंतस्थ छंद जो है वो क्या है? जाति छंद है, वृत्त छंद है, अर्धसम छंद है या दंडक छंद है? तो आपको 14 का उत्तर देना है। तो देखो तो वंतस्थ जो होता है वो एक वृत्त छंद होता है। कैसा छंद होता है? वृत्त छंद होता है, 4 चरण वाला छंद है। मात्राओं की संख्या कुल 12 वर्ण होते हैं इसमें, जगण, तगण, जगण और एक रगण इसमें होता है। चलिए अगला देखते हैं। 15 कह रहा है कि वसंतिल का छंद के संदर्भ में असंगत है। आपको ये बताना है कि वसंतिल का संदर्भ छंद के संदर्भ में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो असंगत है। ए कह रहा है कि यह सक्वरी जाति का वर्णिक समछंद होता है। बी कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और सी कह रहा है कि इसके क्रमशः तगण, भगण, जगण, भगण व अंत में 2 गुरु होते हैं और डी कह रहा है कि इसमें प्रत्येक चरण में इसमें यति प्रत्येक चरण में होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो असंगत लग रहा है। तो देखो बच्चों इस ये 14 वर्ण तो इसमें होते हैं और यह सकरी जाति का वर्णिक समछंद भी होता है। इसमें जो असंगत है ना वो सी असंगत है, क्योंकि अभी अब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, तगड़ होता है, भगड़ होता है, जगड़ होता है। क्या होता है? तगड़ होता है, भगड़ होता है और जगड़ होता है। अब लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ भगड़ लिखा है, तो जगड़ भगड़ नहीं होता है, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ होता है और अंत में 2 गुण होते हैं, इसलिए 15 का सी जो है वो इसमें असंगत है। चलिए 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मालिनी छंद की जाति क्या है? आपको ये बताना है कि मालिनी जो छंद होता है इसकी जाति क्या है। मालिनी छंद में कुल 15 वर्ण होते हैं और जिसमें जो है 2 नगण होते हैं और 1 मगण होता है और अंत में शायद 2 गुरु होते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन 15 वर्ण होते हैं, 2 नगण होते हैं और 1 मगध होता है मालिनी छंद में। और मालिनी जो छंद है देखा जाए इसको तो ये पूछा है कि ये किस जाति का छंद है, तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये अति सक्वरी जाति का है। सक्वरी जाति का नहीं, अति सक्वरी जाति का है ये। अब ये अति सक्वरी और सक्वरी जातियां क्या है? तो देखो बच्चों अब हम सभी जानते हैं कि जो छंद है, छंद शास्त्र की शुरुआत वेदों से होती है और अ, वेदों के बाद जो है पिंगल मुनि इसकी व्याख्या करते हैं। तो वेदों में कुल 15 प्रकार के छंद जो है प्रयुक्त किए गए हैं, जिसमें मैं कुछ छंदों की बात आपसे कर लेता हूँ। अत्यष्टि छंद होता है जिसमें कुछ 68 वर्ण होते हैं। अति जगती छंद होता है जिसमें 52 वर्ण होते हैं। अति सक्वरी जो इसमें पूछा है मालिनी छंद, इसमें कुछ 60 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप होता है जिसमें 32 होते हैं। अष्टि होता है जिसमें 64 होते हैं। उष्टिक होता है जिसमें 26 होते हैं। सक्वरी होता है जिसमें 56 होते हैं। पंक्ति होता है जिसमें 40 होते हैं। तो चूंकि मालिनी अति सक्वरी जाति के अंतर्गत जो है वो आता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है 16 का हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहा है क्या? कह रहा है कि प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, गुरु गुरु किस छंद में मिलता है? आपको ये बताना है कि प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, गुरु गुरु किस छंद में मिलता है? द्रुत विलंबित में, मंदाक्रांता में, मालिनी में या बसंतिलका में? तो 17 वाले का उत्तर आपको बताना है कि किसमें मिलते हैं। तो बच्चों ये सभी मिलते हैं मंदाक्रांता में, अर्थात 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 17 वर्ण होते हैं इसमें, अंत में 2 गुरु भी होते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है कि वर्ण संख्या के आधार पर छंदों का सही आरोही क्रम क्या है? कह रहा है कि वर्ण संख्या के आधार पर छंदों का सही आरोही क्रम क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें आरोही क्रम वसंतस्थ, मंदाक्रांता, वसंतिलका, मालिनी होगा या वसंत वंशस्थ, मालिनी, वसंतिलका, मंदाक्रांता, वसंतस्थ, वंशस्थ, वसंतिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, मालिनी, वसंतिलका या वंशस्थ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो 18 का आपको क्रम बताना है। तो देखो बच्चों इसमें क्रम कौन सा हो जाएगा? वो सी का क्रम सही हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सी का कैसे क्रम सही होगा? तो देखो जो बच्चों वंतस्थ जो होता है ना, वंशस्थ जो होता है ये 4 चरण का 12 वर्ण होता है। ठीक। वसंतिलका जो होता है इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। ठीक। मालिनी में कुल 15 वर्ण होते हैं और मंदाक्रांता में कुल 17 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से जो है ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि चुप हुई इतना कह मुग्ध हो, ब्रज विभूति विभूषण राधिका, चरण की रजले हरिबंध भी,
परम शांति समेत विदा हुए। आपको इसमें छंद बताना है कि कौन सा छंद है। मदिरा सवैया है, दुर्मिल सवैया है, हरिगीतिका है या द्रुत विलंबित है। तो आपको इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। 19 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा है। 19 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद जो है वो प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें जो छंद प्रयोग किया गया है वो द्रुत विलंबित किया गया है। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी सही हो जाएगा 19 का। तो 19 का उत्तर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, रेखांकित अंश में पदबंध बताइए। कह रहे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, रेखांकित अंश में पदबंध बताइए। क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है। तो 20वें का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा पदबंध इसमें है। तो देखो बच्चों, इसमें संज्ञा पदबंध की बात की है अयोध्या के राजा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए 21 में कह रहा है कि कमल नयन में समास होगा। आपको बताना है कि कमल नयन में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या अव्ययी भाव होगा। तो कमल नयन में कमल के समान नयन, तो समास कौन सा हो जाएगा? आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है, रेखांकित अंश में पदबंध होगा। आपको अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी इन अंशों में पदबंध बताना है। ए है क्रिया विशेषण पदबंध, बी है संज्ञा पदबंध, सी है सर्वनाम पदबंध और डी है क्रिया पदबंध। तो आपको बताना है कि कौन सा पदबंध इसमें होगा। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा, विशेषण पदबंध होगा। चलिए अब आते हैं 23वें नंबर पर। कह रहा है कि राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी, वाक्य में पदबंध बताइए। कह रहा है कि राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी, इस वाक्य में पदबंध बताना है। संज्ञा पदबंध होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा या क्रिया पदबंध होगा। तो 23 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 23 में उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है। पड़ी थी बिजली सी बिकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पूछ कर रहा है कि पड़ी थी बिजली सी बिकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो पड़ी थी बिजली सी बिकराल, तो बिजली सी, सा, सी, समान, सो, सरिश जो है सभी जो है वो उपमा के वाचक होते हैं। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा बच्चों? उपमा अलंकार। तो 24 का ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, इसमें कौन सा रस है आपको ये बताना है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है या शांत रस है। तो आपको रस बताना है 25 में कौन सा रस है। तो बच्चों इसमें रस है वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। चलिए 26 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो आपको अलंकार बताना है कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है। श्लेष है, वक्रोक्ति है, रूपक है या यमक अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो अलंकार है। चूंकि श्लेष गलत लिखा है ना बच्चों, कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चलिए तो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा रूपक आपका। तो 26 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक किसकी रचना है। कह रहा है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक किसकी रचना है। अभिनव गुप्त की, मम्मट की, दंडी की या भरत मुनि की। भारत मुनि नहीं है, भरत मुनि है ना। क्या है? भरत मुनि है। ये भारत मुनि लिखा गया है ना, तो क्या होगा यहाँ? भरत मुनि होगा। हाँ, तो भरत मुनि। तो आपको बताना है कि रचना किसकी है। तो रचना बच्चों ये भरत मुनि की ही है। नाट्य शास्त्र 6वीं शताब्दी में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 28 में क्या कह रहा है। कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास हैं। ए हर दिन, प्रतिदिन, सत्याग्रह, बी सत्याग्रह दीपावली रेखांकित, सी दीपावली रक्तलोचन बेघर, डी दीपावली घुड़सवार और सज्जन। आपको बताना है कि किस शब्द में सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो बच्चों इसमें बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी तत्पुरुष के उदाहरण है। पहले वाले में तत्पुरुष और अव्ययी भाव का उदाहरण है, तीसरे वाले में जो है तत्पुरुष के साथ साथ जो है वो कर्मधारय का भी और अव्ययी का भी उदाहरण है, और चौथे वाले में आपका जो है कर्मधारय के साथ साथ तत्पुरुष का भी उदाहरण है। तो ऑप्शन बी में सभी जो है वो तत्पुरुष के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखिए
29 में क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी भाषा में बोलियों की कितनी संख्या है? आपको संख्या बताने हिंदी में बोलियों की। तो देखो बच्चों, हिंदी में उपभाषाएं कुल 5 और उसके अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 29 नंबर का। और आज का बच्चों अंतिम सवाल 30वां क्या कह रहा है? कह रहा है पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पुरस्कार कहानी के लेखक के बारे में बताना है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद या शिव प्रसाद सिंह। तो आपको बताना है कि पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। तो बच्चों पुरस्कार कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।